हेलो दोस्तों, वेलकम टू गाइड टू फिटनेस का फंडा के एपिसोड नंबर 10 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कवर करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट न्यूज। इस पूरे वीक की न्यूज काफी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज काफी ही इंटरेस्टिंग है। न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट्स को जो है गवर्नमेंट रेगुलेट करने जा रही है। न्यूट्रास्यूटिकल अगर आप नहीं समझते हैं तो छोटे मोटे तौर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो हेल्थ सप्लीमेंट्स यानी कि प्रोटीन पाउडर हो गए या फिर ऐसे कोई हर्बल सप्लीमेंट्स हो गए जो बाकी कंपनी ब्रांड करती है, ये कंपनियां जो न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स देती है स्किन केयर के या फिर बाकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारे अब गवर्नमेंट रेगुलेट करने वाली है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, गवर्नमेंट पूरी तरह से इसे रेगुलेट नहीं करेगी, इसके प्राइसिंग को रेगुलेट करेगी। हालांकि गवर्नमेंट किसी चीज में अगर इंटरफेयर करती है तो ये एक अच्छा कदम माना जाता है कि उसे अच्छी तरह से रेगुलेट करेगी, बट लॉन्ग टर्म में ये कितना ज्यादा इफेक्टिव होगा ये देखने की बात है। क्योंकि जनरली क्या होता है, सस्टेनेबल नहीं होता है गवर्नमेंट अगर किसी चीज में इंटरफेयर करती है तो अगर वो ठीक तरह से उसे प्रॉपर इंप्लीमेंट ना कर पाए। अगर गवर्नमेंट इसमें सक्सेसफुल हो जाती है प्राइस रेगुलेट करने के अंदर में, तो न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट के अंदर में आपको जो भी प्रोडक्ट्स आपको लेने हो, चाहे वो हेल्थ सप्लीमेंट्स हो या कोई भी ऐसे न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो, वो आपको बहुत ही चीप प्राइसेस में मिलने लगेंगे। बहुत ही चीप प्राइसेस मतलब ऐसा नहीं है कि 500 की चीज 100-200 में मिलने लगेगी। लेकिन अगर कोई ब्रांड अगर उसकी वैल्यू 500 रुपए होती है तो उसको 500 से 800-900 रुपए में वो नहीं बेच पाएगा इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन के साथ। तो एक एमआरपी जो है गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की जाएगी, जिससे वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग के ऊपर फोकस ना करके अपने क्लाइंट्स या कंज्यूमर के ऊपर में फोकस ज़्यादा कर सके और कंज्यूमर इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। ये इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है मार्केट में? तो देखिए, मार्केट के अंदर में क्या है कि बहुत सारे लोग अभी हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं और बहुत सारे लोग उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो ये सोचते हैं कि सप्लीमेंट ही सब कुछ है। गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफियर कर रही है क्योंकि यह इस इंडस्ट्री में अच्छी खासी ग्रोथ है और ये सही टाइम है इसे रेगुलेट करने का, ताकि नॉर्मल जो कंज्यूमर्स है जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहते हैं उन तक ये अवेल कराया जा सके। लेकिन इसका एक एडवर्स इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे कि एक बड़े मैन्युफैक्चरर को तो कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं आएगी क्योंकि वो वॉल्यूम बेस्ड यहाँ पे बेच के निकल जाएंगे और अपने प्रॉफिट मार्जिन को किसी तरह से एडजस्ट कर लेंगे। अगर छोटे मैन्युफैक्चरर के हिसाब से अगर आप सोचें तो क्या होता है कि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी भी प्रोडक्ट की ज्यादा होगी क्योंकि उसके पास वॉल्यूम नहीं है बेचने के लिए, बहुत ज्यादा क्लाइंट्स नहीं है या कंज्यूमर नहीं है बेचने के लिए, तो उसको यहाँ पे परेशानी हो सकती है। लार्ज मैन्युफैक्चरर्स को तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि एग्जांपल, एक हेल्थ सप्लीमेंट या प्रोटीन सप्लीमेंट अगर कोई कंपनी बेच रही है, जैसे कि कोई अगर मसल ब्लेज अगर प्रोटीन अपना बेच रहा है, तो हो सकता है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो अपना काम चला ले। लेकिन वहीं अगर एक बहुत छोटी कंपनी जो कि अभी शुरुआत ही कर रही है और ये प्रोटीन सप्लीमेंट बेचने के लिए और अच्छा सप्लीमेंट देने की कोशिश कर रही है, उसको यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारी कंट्री में आ रही है कि यहाँ पे डॉक्टर्स ने काफी ज्यादा कंसर्न रेज किया है। 11 से 25 साल के बीच में उम्र के अंदर में जो हार्ट अटैक के केसेस हैं वो बहुत ज्यादा अचानक से तेज हाइट पकड़ चुके हैं, तो उसे यहाँ पे काफी ज्यादा कंसर्निंग रूप से देखा जा रहा है। और न कि सिर्फ डॉक्टर्स देख रहे हैं, डॉक्टर्स का ये रीजंस वैलिड भी है क्योंकि एनसीआरबी का अभी रिसेंटली डेटा आया है और एनसीआरबी का डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए, कंपेयर करते हैं कि 2021 और 22 के कंपैरिजन में अभी जो रिसेंट का जो डेटा है उसके अंदर में 12.5% का जो है इंक्रीमेंट देखने को मिला है हार्ट अटैक के केसेस में 11 से 25 साल के यंगस्टर के भीतर। उसके कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स जो है वो मैं उस पर बात कर लेता हूं, जो कि हम जनरली सभी जानते हैं। हर वीडियो में ही मैं ऑलमोस्ट रिपीट करता हूं, ये न्यूज़ कहीं ना कहीं से किसी तरीके से आती है और अभी ये गवर्नमेंट का खुद का डेटा आ रहा है एनसीआरबी का, तो ये काफी चौंकाने वाला कि 11 से 25 साल की उम्र वाला है। बात कर लेते हैं इसके कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स के बारे में। कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में डिस्कस करता हूं और इसमें भी वही मेन रीजंस है, हमारी सीडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारी पुअर डाइटरी हैबिट्स, हाई स्ट्रेस लेवल्स। ये ऐसे मेजर रीजंस है जिसकी वजह से ये ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है और ये हम जानते भी हैं, फिर भी हम इस चीज को जो है ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि यंग एज के अंदर में हार्ट अटैक कोई नई बात नहीं थी। अगर आप पुराने डेटा को कंपेयर करेंगे तो पहले भी हार्ट अटैक जो है कम उम्र में देखने को मिलते थे, लेकिन ये जो सडन इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है ना, ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। तो इस चीज के लिए ये ज्यादा फोकस में आ गया है कि यंग लोगों के अंदर में हार्ट अटैक के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। अगली न्यूज आ रही है पतंजलि आयुर्वेद और दिव्या फार्मेसी के बारे में। नोएडा से यहाँ पे स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने 14 ऐसे प्रोडक्ट्स है पतंजलि आयुर्वेद और दिव्या फार्मेसी के जो सस्पेंड कर दिए हैं। रीजन जो बताया जा रहा है वो रीजन है इसके जो है मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट की वजह से। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि कोर्ट के अंदर में केस चल रहा था पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ, जिस वक्त
उन्होंने जो है कोविड के दौरान कई ऐसे जो है मेडिसिन को उन्होंने पब्लिश किया था लोगों के सामने, ये कह के कि ये कोरोना को क्योर कर सकता है। उसके बाद उन्होंने पब्लिकली माफ़ी भी मांगी कोर्ट की काफ़ी बड़ी फटकार के बाद। इसमें कौन-कौन से प्रोडक्ट उनके जो है बैन किए गए हैं या सस्पेंड किए गए हैं, उस पे हम बात कर लेते हैं। उनके कुछ नाम है: दृष्टि आई ड्रॉप, स्वसारी गोल्ड, स्वसारी वटी, ब्रोंकॉम, स्वसारी प्रवाही, स्वसारी अवलेह, मुक्त वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिथ, मधुग्रिथ, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिथ एंड आई ग्रिट गोल्ड। ये सारे प्रोडक्ट जो है वहाँ पे बैन किए गए हैं। और अभी कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स भी है जो पतंजलि आयुर्वेद, योग गुरु रामदेव के खिलाफ और आचार्य बालकृष्ण और दिव्या फार्मेसी और पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अंडर सेक्शंस ऑफ द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट के तहत दर्ज की गई है। ये कंप्लेंट जो है सुप्रीम कोर्ट तक वापस पहुंच चुकी है और इसमें सुप्रीम कोर्ट का अब इन्वॉल्वमेंट आने के बाद हो सकता है वापस से पतंजलि आयुर्वेद को फिर से ऐसी कड़ी फटकार का सामना करना पड़े, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही इन्होंने जो है पब्लिकली माफी मांगी थी इसी वजह से कि इन्होंने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट पब्लिक से सामने रखे थे। हो सकता है कुछ बड़ा यहाँ पे फैसला भी देखने को मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले। बढ़ते हैं हम अगली न्यूज की तरफ जो कि आ रही है यूरोप से। कई बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर से जो मेडिसिन लेते हैं उसे छुपा देते हैं, या किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास हम अगर जाते हैं तो कोई सीजर होने वाला होता है या सर्जरी होने वाली होती है, जो करंट मेडिकेशन ले रहे हैं वो हम उनसे छुपा लेते हैं। ये बताना जरूरी नहीं समझते कि हमारी करंट मेडिकेशन क्या चल रही है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। कई बार आपसे पूछा भी जाता है, कई बार पर्सनल ट्रेनर्स भी आपसे देखिएगा पूछते होंगे कि आपकी कोई करंट मेडिकेशन तो नहीं चल रही। कई डाइटिशियन आपसे पूछते हैं कि आप अभी कौन सी जो है करंट मेडिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या कोई मेडिसिन आपकी चल रही है। वो इसीलिए पूछते हैं कि आपके अकॉर्डिंग वो आपको कुछ सजेस्ट कर सके, सही गाइडेंस दे सके। लेकिन हम अगर उनसे कुछ पाने की कोशिश करेंगे तो वो आपको सही गाइडेंस नहीं दे पाएंगे और एडवर्स इफेक्ट आएगा। वही इसी वजह से एक GLP-1 बोल के एक ड्रग है जो कि टाइप 2 डायबिटीज और वेट लॉस को जो है मेंटेन करने के लिए यूज की जाती है। इस ड्रग की वजह से आप जो खाना खाते हैं उसके अंदर में होता है कि आपका खाना पेट के अंदर में कई देर तक पड़ा रहता है, डाइजेस्ट टाइमली नहीं होता है। रिलेटेड है एनेस्थीसिया से। अगर आपको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया जाता है, आपकी सर्जरी होने वाली है, तो उस वक्त आपके अगर पेट में या स्टमक में खाना पड़ा हुआ है तो ये एक उल्टा इफेक्ट हो सकता है आपकी बॉडी के साथ में, काफ़ी ज़्यादा डिजास्टर भी हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। अगर आप मेडिकेशन लेते हैं तो डॉक्टर को जरूर अवेयर कराएं कि हाँ आपकी ये कोई मेडिसिन चल रही है। स्पेशली GLP-1 के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर आपको GLP-1 डेली के लिए प्रेस्क्राइब की हुई है डॉक्टर के द्वारा और आप सीजर या सर्जरी कराने वाले हैं तो उसके कुछ दिन पहले आप उसे जो है स्किप कर सकते हैं डॉक्टर को बता के, और या फिर जो है जिस दिन आपकी सर्जरी होने वाली है उस दिन एटलीस्ट आप जरूर स्किप करें। ये यहाँ पे एक नॉर्मल गाइडलाइंस जो है जारी की गई। बढ़ते हैं हम अपनी अगली न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है कनाडा से। कनाडा के अंदर में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो एंड सेंट माइकल हॉस्पिटल के अंदर में एक लार्ज स्केल स्टडी कंडक्ट की गई है जो कि इंसुलिन को मैनेज करने के लिए प्रोटीन और जो फैट का जो कंजम्पशन है उसके ऊपर में ज्यादा फोकस करती है। बात करते हैं स्टडी के ओवरव्यू के बारे में, और ये एक लार्ज स्केल स्टडी है। की फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि हम अपने मील के अंदर में हाई कार्ब मील जो हम खाते हैं तो उसके अंदर अगर हम हेल्दी फैट्स अगर मिलाते हैं तो ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होते हैं। और प्रॉपर प्रोटीन एंड फैट, जो हेल्दी फैट की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, अगर ठीक ठाक कंजम्पशन करते हैं तो इंसुलिन लेवल बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आपके मैनेज होते हैं। मोटा मोटा अगर हम जाने इस स्टडी के बारे में तो ये है कि हेल्दी फैट्स आपको अच्छे से कंजम्पशन करना है। बैड फैट और हेल्दी फैट के बारे में अगर आप नहीं जानते तो यूट्यूब में आप सर्च करके देखिए हेल्दी फैट और बैड फैट, आपको पता चल जाएगा कि कौन से फूड आपके लिए बेटर होते हैं हेल्दी फैट के लिए और कौन से खराब होते हैं। जब आप इन दोनों का अंतर जान जाएंगे तो आप अपने फूड के अंदर उन हेल्दी फैट्स वाले फूड को जरूर इंक्लूड करें और साथ ही साथ प्रोटीन रिच फूड को इंक्लूड करें। इन दोनों का रेशियो अच्छा मेंटेन करें डाइटरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, और उसके साथ कार्ब को छोड़ना नहीं है, आपको कार्ब को भी लेना है और हेल्दी कार्ब्स को आपको कंज्यूम करना है। रैदर कि आप कार्ब को एक शुगर के फॉर्म में कंजम्पशन करेंगे तो उस चीज़ से आपको बचना है। मल्टीपल कार्ब्स आपको लेने हैं पूरे ओवरऑल डाइट के अंदर में। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको जो भी बीमारी है, सिर्फ ब्लड शुगर लेवल की बात नहीं है, आपके अंदर ब्लड शुगर लेवल अगर स्पाइक तो नहीं होगा डेफिनेटली, बट और भी आने वाली जो बीमारियां हैं उससे भी आप बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। अब मैं कोलकाता में रहता हूं और कोलकाता के अंदर में जो है डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं।
तो हमें सबको सतर्क रहने की ज़रूरत है, मुझे भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आस-पास वालों को तो कितना भी ज़्यादा बोले वो मैनेज नहीं करते उतना ज़्यादा। तो स्टैग्नेंट वाटर या कहीं पे भी अगर आपके आस-पास में अगर पानी पड़ा हुआ है, तो आप उसे देखें, ध्यान दें, क्योंकि केसेज़ काफ़ी ज़्यादा डेंगू के बढ़ चुके हैं। डेंगू के केसेज़ इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि यहाँ पे बेड की शॉर्टेजेस हो चुकी है हॉस्पिटल्स के अंदर में, बहुत ज़्यादा केसेज़ यहाँ पे पाए जा रहे हैं। इस 2024 के अंदर में अभी जो कि आधा साल बीता है, ये जुलाई शुरू हुआ है और इसके अंदर में 38,000 से भी ज़्यादा केसेस जो है रिपोर्ट किए गए हैं डेंगू के। ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं, कई लोग तो हॉस्पिटल जाते ही नहीं हैं या इलाज नहीं कराते हैं ज़्यादा, तो उनका अगर केसेस को अगर हम छोड़ दे रहे हैं तो ये 38,000 प्लस केसेस हैं। तो हमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। और ये सिर्फ कोलकाता की बात नहीं है, अगर ओवरऑल इंडिया का अगर आंकड़े की बात करें तो बहुत बड़ा हो चुका है। सेम स्थिति जो है बैंगलोर में भी देखने को मिल रही है। पिछले मैंने फिटनेस का फंडा में कवर किया था कि बैंगलोर के अंदर में केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बट अब ये कोलकाता के अंदर में भी शिफ्ट हो चुका है। ये जो है आपको जो चार्ट है आपको कोलकाता और बैंगलोर दोनों तरफ देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ये अर्बन एरियाज़ में देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो वेस्ट मैनेजमेंट है या फिर ग्राउंड वाटर का जो यहाँ पे तकनीक है उतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है और लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। पानी बहुत ज़्यादा कहीं पे पड़ा हुआ होता है, उस पे हम लोग उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। बाकी अगर खेत खलिहान के अंदर में इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता, बट यहाँ पे जो अर्बन एरियाज़ होती है ये केसेस वहीं पे ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि कहीं पे भी अगर स्टैग्नेंट वाटर है, कहीं पानी अगर पड़ा हुआ है, साफ़ पानी जो कि मच्छर का ब्रीडिंग ग्राउंड है, उस पानी को वहाँ जमा न रहने दें और पानी को हटाएं। नेक्स्ट न्यूज़ हम कवर करते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए। कोविड सिम्टम की हम एक्चुअली बात कर रहे हैं। प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर में जो है कोविड के जो सिम्टम्स है वो काफ़ी ज़्यादा लास्ट लॉन्ग कर सकते हैं। एक स्टडी है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि कंपेयर करें अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन को नॉन प्रेग्नेंट वुमेन से, तो एक प्रेग्नेंट वुमेन ज़्यादा जो है फील कर सकती है यहाँ पे कोविड के ज़्यादा सिम्टम्स को। और वो सिम्टम्स है जैसे कि फटीग आना है बॉडी के अंदर में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, मसल पेन है, टेस्ट इश्यूज़ हैं। तो ये कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर में ज़्यादातर देखने को मिल सकते हैं कंपेयर टू नॉन प्रेग्नेंट वुमेन्स। और अगर स्पेशली अगर यहाँ पे कई ऐसे वुमेन्स भी हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं ली है, तो आप वैक्सीनेशन जरूर लें। और प्रेग्नेंट वुमेन अगर एक्सरसाइज नहीं करती है तो एक्सरसाइज जरूर करें। एक्सरसाइज को मिस नहीं करना है। आप प्रेग्नेंट है इसका मतलब ये नहीं कि आप काउच पोटैटो बन के रह जाए। काउच पोटैटो नहीं बनना है आपको एक्सरसाइज करना है। आपकी बॉडी को फिजिकली एक्टिव रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली आपकी जो लोअर बॉडी है उसको भी और आपकी अपर बॉडी है उसको भी। तो आप ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही रेस्ट करना चाहिए, आपको थोड़ा एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए अगर आप प्रेग्नेंट है तो इन सारी बातों के साथ हम आज अपनी फिटनेस का फंडा को एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट कुछ दिनों में मैं ऑनलाइन क्लासेस जो है, लाइव क्लासेस जो है शुरू करने वाला हूँ एक्सरसाइज की। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो लाइव लिख के कमेंट कर सकते हैं वीडियो के अंदर में, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप क्लास के लिए जुड़ना चाहते हैं। क्लासेस जनरली मॉर्निंग के अंदर में होंगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।